नमस्कार। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं गणित से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लेते हैं पहला प्रश्न। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। यहां पर हम दे देते हैं इसे समीकरण नंबर 1 और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हल में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से जो सरल समीकरण है उसे लेते हैं। सरल समीकरण देखिए, मतलब जिनमें x या y के गुणांक 1 या 2 या ऐसी कोई छोटी संख्या हो। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 से अब हमने छोटे गुणांक वाले मान x को अकेला कर लिया। x बराबर क्या हुआ, 3 ऋण 2y, या पहले हम पूरे समीकरण को लिख दें x धन 2y बराबर 3, पक्षांतर करने के बाद हुआ x बराबर 3 ऋण 2y। ये ऐसे दे दिए समीकरण नंबर 3। अब लिखते हैं x के मान को समीकरण, अब देखिए हमने 2 को परिवर्तित किया है, तो अब इस 2 के मान को कहां पर रखना पड़ेगा। ये जो निकला है हमें हमारा 2 का मान, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ये x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित ये हमने कर दिया। समीकरण 1 में जब हमने इसे प्रतिस्थापित किया तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x - 15y = 2। यहां पर x की जगह को मैं करूंगा खाली। ये देखिए ऋण 15y बराबर 2। x का मान हमारे पास क्या है, x का मान है हमारे पास 3 ऋण 2y, 3 ऋण 2y। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7 × 21 ऋण 7 दूनी 14y ऋण 15y बराबर 2। अब यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा, हम देखिए y के मान ऋणात्मक है इसलिए उसे पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं और ये हो जाएगा 21 पहले से है, 2 का पक्षांतर किया तो क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2, और ये ऋण 15 उस तरफ गया तो धन 15, ऋण 14 गया तो धन 14y। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 19 बराबर 15, 29y, 15 और 14 मिलकर 29y। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 19/29। ये y का मान जब हमें प्राप्त हो गया तो इस y के मान को हम सरल समीकरण, जो कि हमारा सबसे सरल समीकरण कौन है, समीकरण नंबर 3, तो हम लिखते हैं यहां पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ये हमने y के मान को समीकरण 3 में रख दिया। तो रख दीजिए, कैसे रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 ऋण 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 ऋण 2, और y का मान कितना है, y का मान है 19/29। 19/29 इस मान को रख दिया हमने। तो अब हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, देखिए 3 ऋण, फिर 19 दूनी, ये 2 का गुणा ऊपर होगा, 19 दूनी हो गया 38, 38/29। तो हमें देखिए 29 चाहिए, 29 इस 3 के बटे में भी चाहिए, अभी कौन है, 1 है। 29/29 का यदि हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर में, तो हमें दोनों का हर मिलाकर हो जाएगा 29, और यहां पर जब 29 का गुणा करेंगे तो 29 तिया हो जाएगा 87, 87, और ये -38। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 17 हो गया, 17 में से 8 गए तो 9, और ये 7 हो गया, 7 में से 3 गए तो 4, 49/29। तो हमें दोनों मान क्या क्या प्राप्त हुए, दोनों मान हमें आंसर हम लिख देंगे कि आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हुआ 49/29 और y बराबर प्राप्त हुआ 19/29। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात है, अभी हम लिख लेते हैं, ज्ञात है आय का दो व्यक्तियों की आय का अनुपात
कितना दिया हुआ है 9:7। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7। माना पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x। मान लो यहां पर x रहा होगा, 7 के साथ भी x रहा होगा और दोनों आपस में कट गए होंगे। तो पहले व्यक्ति की आय हमने मान लिया 9x तथा दूसरे व्यक्ति की आय क्या है अनुपात में 7x है। इसी प्रकार व्यय का अनुपात कितना है? व्यय का अनुपात 4:3 है। माना इसे भी मान लेंगे पहले व्यक्ति का व्यय बराबर 4y। मान लो y कटा होगा, हर बार x ही कटे जरूरी थोड़ी है, इसलिए यहां y कटा होगा, तथा दूसरे व्यक्ति का व्यय बराबर 3y। प्रश्नानुसार प्रश्न का क्या कहना है? प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है। बचत हम किसको कहते हैं? यदि प्रत्येक व्यक्ति की आय में से यदि उसके व्यय को हम घटा दें, जो शेष राशि बचती है वही बचत है। तो देखिए हम पहले व्यक्ति के आय कितनी है? 9x है। पहले व्यक्ति की आय 9x में से पहले ही व्यक्ति का व्यय 4y को घटाएंगे तो कितने बचा ले रहा है प्रत्येक व्यक्ति? 2000 रुपए बचा ले रहा है। यह हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी 7x कमा रहा है, 3y व्यय कर रहा है और वह भी 2000 रुपए बचा लेता है। यह हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों को यदि हम विलोपन विधि से हल कर लें तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। x या y दोनों में से किसी एक गुणांक को हमें समान करना है। तो हम यहां पर y के गुणांकों को समान करते हैं। देखिए समीकरण 1 में ये जो देखिए y का गुणांक यहां 3 है और यहां पर y का गुणांक 4 है। तो इस 4 का गुणा इधर समीकरण 2 में कर दो, इस 3 का गुणा समीकरण 1 में कर दो। तो करिए समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर ये इस तरह से हम लिख देंगे और हल कर देंगे। समीकरण 1 में 3 का तो 9x में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 27x। 4y में हम ऋण है तो ऋण, 4y में 3 का गुणा करेंगे तो 12y, फिर 3 का गुणा फिर 2000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। ये देखिए अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28x, फिर 4 तिया 12y और 4 दूनी 8000। इस तरह से ये हमारा समीकरण 2 परिवर्तित हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो मान हमने समान किया है वो तो समान चिन्हों में निकले, जबकि समान चिन्हों में यदि हम जोड़ते हैं तो संख्याएं ये तो जुड़ जाएंगी। इसलिए हमें इनके चिन्हों को असमान करने के लिए इन्हें जोड़ना नहीं घटाना पड़ेगा। घटाने पर अब घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये 28 के सामने जो धन का चिन्ह है वो ऋण में बदल जाएगा, 12 के सामने जो ऋण का चिन्ह है वो धन में बदल जाएगा और 8000 के सामने जो धन का चिन्ह है वो ऋण में बदल जाएगा। तो ये 12y से 12y कैंसिल हो गया। 28x में से जब 27x जाएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए यहां पर बचेगा ऋण x बराबर ऋण 8000 और धन 6000 मतलब ऋण 2000। अब यहां पर ऋण x बराबर ऋण 2000 हमें प्राप्त हो गया है। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? x बराबर प्राप्त हो गया 2000। दोनों के हम ऋण को हटा देंगे। अब हमें केवल उन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ही ज्ञात करना था। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय
पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x है। देखिए पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x है, तो बराबर लगा देंगे नीचे। 9 गुणा x का मान कितना है? 2000, तो 9 दूनी 18,000 रुपए। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। 18,000 रुपए हमारा पहला उत्तर आ गया। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x है, तो हम यहां पर मान रख देंगे 7 गुणा x का मान है 2000, तो 7 दूनी 14,000 रुपए हमें प्राप्त हुआ, और ये है आंसर नंबर सेकंड। तो सीधे चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम सबसे पहले हल में माना इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है। मान लो कोई संख्या है, मान लो 23, तो इसमें हम इकाई और दहाई के रूप में इन अंकों को यदि लिखेंगे तो देखिए इस संख्या को हम 2 धन 3 लिख सकते हैं क्या? 2 धन 3 तो 5 होता है। कैसे लिखेंगे हम इस संख्या को? विस्तारित रूप में ध्यान रखेंगे। विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं? 2 उसके बाद एक संख्या है तो 1 शून्य धन 3, ऐसा लिखेंगे। या ये कैसे हुआ? दहाई में 2 गुणा 10 धन 3, ऐसे लिखेंगे। दहाई के अंक में 10 का गुणा किया और 3 इकाई के अंक को जोड़ दिया। ऐसे ही हम अज्ञात संख्या यदि हमारे पास, तो दहाई के अंक में क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो संख्या कैसे बनेगी? देखिए संख्या बनाइए अब। तो हमने इकाई का अंक तो x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो यहां पर नीचे हम लिखेंगे संख्या। ये देखिए 10 में दहाई के अंक का गुणा कर दीजिए, 10y धन इकाई का अंक, 10y धन x, 10y धन इकाई का अंक की संख्या हो गई। अब हमें लेना है शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, केवल अंकों को जोड़ रहे हैं। जैसे 23 संख्या थी तो 2 और 3 को हम जोड़ देते, तो वैसे ही हमें अब अंकों का योग करना है, तो अंक हम जोड़ देंगे। तो x धन y बराबर 9। वो जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। मान लो संख्या ऐसी है 18 है, तो 1 धन 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 9। इस तरह से कोई भी संख्या है तो उसके अंकों का योग अब 9 है। शर्त सेकंड क्या है? देखिए शर्त सेकंड, शर्त फर्स्ट से तो हमें पहला समीकरण मिल गया, बहुत अच्छी बात है। शर्त सेकंड क्या है? इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या कौन सी संख्या? ये संख्या देखिए 10y धन x का मैं कर रहा हूं 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को कैसे पलटेंगे? दहाई का इकाई का अंक आ जाएगा दहाई में और दहाई का अंक आ जाएगा इकाई में। तो देखिए ये 10 y के स्थान पर होगा x और x के स्थान पर होगा y, ऐसा कर सकते हैं ना। अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। देखिए ये जो संख्या थी इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x धन y का 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से हो गया। जब हम इसे हल करेंगे तो 10 नाम हो गया 90y धन 9x बराबर 20x धन 2y। ये देखिए ये इस तरह से दोनों बराबर हो गए। तो हम x और y सभी के मानों को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए x के मानों को पहले लिखा तो 9x और 20 में से 20x कम हो जाएगा 20x धन, फिर कौन है 90y और उसमें से कितना कम हो जाएगा 2y बराबर 0। 20x का भी पक्षांतर करके इधर ले आया, 2y का पक्षांतर करके भी इधर ले आया, कितना बचा ऋण 11x धन 88y बराबर 0। दोनों पक्षों में 11 का भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में अब हम 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण x
धन 11 अट्ठे 88 y बराबर 0। तो ऋण x धन 8 y बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहां पर चाहो तो हम भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम 11 का भाग दे देंगे तो हमें ऋण x धन 8 y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब है x धन y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है ऋण x धन 8 y बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों में हमें चलिए असमान चिन्ह तो x के सामने मिल भी रहा है और गुणांक भी समान है, तो सीधे सीधे हम यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। ये हमने जोड़ दिया तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कौन 8y और y मिलकर मिल गए 9y बराबर 9 और 0 मिलकर 9, तो y बराबर हुआ 9/9। y का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देंगे y के मान को समीकरण 1 पर। समीकरण 1 है x धन y बराबर 9, y का मान कितना है 1 है, तो y के स्थान पर 1 रख दिया तो x बराबर 9 ऋण 1, x का मान आया 8। x का मान कितना आया 8 आया। संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी देखिए यह थी 10y धन x। हमारी संख्या क्या थी 10y धन x, तो 10y का मान 1 गुणा 1 धन x का मान कितना 8, तो कितना हो गया 10 एकम 10 धन 8 मतलब 18। ये हमारा आ गया आंसर। चौथे नंबर का प्रश्न लेते हैं। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। P के किन मानों के लिए, तो हम देखते हैं हमारे पास समीकरण युग्म कौन कौन से हैं। तो हमारे पास देखिए समीकरण है 4x धन py धन 8 बराबर 0 और 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। ये हम दे देते हैं पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों की तुलना सबसे पहले हम व्यापक समीकरणों से करेंगे। तो देखिए उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से यदि हम करेंगे तो क्या होगा देखिए a1 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a1 होगा हमें 4 प्राप्त, b1 है p और c1 है 8, a2 है 2, b2 है 2 और c2 है 2। देखिए x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1, वैसे ही x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। अब शर्त हमारी क्या है, शर्त है निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा यदि, एक अद्वितीय हल होगा यदि, कब होगा एक अद्वितीय हल, हमें पता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये शर्त है। इस शर्त पर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। तो a1 हमारा है 4, a2 है 2, बराबर नहीं होना चाहिए, b1 है p और b2 है 2, तो क्या होगा देखिए इस 2 का पक्षांतर हम यहां कर देंगे। तो ये देखिए पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हुआ 2 है और ये p/2 है, तो फिर ये बराबर नहीं, p कितना होगा 2 दूनी 4, p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे लिखेंगे अर्थात p का मान 4 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या होने पर उपरोक्त समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा, जब x का मान
4 ना हो, बस केवल एक शर्त है कि x का मान 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी यदि मान x का होता है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा।